नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी पत्नी उषा वेंस, जो हिंदू परिवार से हैं, एक दिन ईसाई धर्म अपनाएंगी। ये बयान तब आया जब एक भारतीय छात्रा ने वेंस से पूछा, क्या मुझे ये साबित करने के लिए ईसाई बनना पड़ेगा कि मैं अमेरिका से प्यार करती हूँ? जवाब में वेंस ने कहा कि ज्यादातर रविवार को उषा मेरे साथ चर्च जाती है। मुझे उम्मीद है कि वो भी चर्च में वही महसूस करेंगी जो मैं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी ईसाई धर्म को अपनाएं क्योंकि मैं क्रिश्चियन गॉस्पेल पर विश्वास करता हूँ। वेंस ने आगे कहा कि उनका धर्म उनके लिए जरूरी है, लेकिन उषा के विश्वास से उनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर वो धर्म नहीं बदलती तो भी भगवान कहते हैं कि हर किसी के पास आज़ादी है और इसलिए इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। वेंस ने बताया कि उनके बच्चे ईसाई संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं और एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि ईसाई मूल्य अमेरिका की बुनियाद हैं। जो लोग कहते हैं कि उनका नजरिया न्यूट्रल है, दरअसल उनका कोई छिपा एजेंडा होता है। इस बयान के बाद अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर बहस तेज हो गई है। बिहार चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में बड़े वादे किए गए हैं। एनडीए ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। ये वादा ऐसे राज्य के लिए अहम है जहां से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। महिलाओं के लिए भी एनडीए ने बड़ा ऐलान किया है। कहा गया है कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, यानी हर महिला साल में 1 लाख रुपए की आमदनी कर सकेगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर राज्य में कौशल गणना कराई जाएगी ताकि युवाओं को कौशल आधारित रोजगार मिल सके। इसके लिए हर जिले में मेगा लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे। एनडीए के घोषणा पत्र में अति पिछड़ा वर्ग के सम्मान और अधिकारों पर जोर दिया। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को आर्थिक और सामाजिक बल देने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। किसानों के सम्मान और हर फसल के सही दाम की गारंटी दी गई है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों के प्रति वर्ष 3,000 रुपए का टॉपअप सहित कुल 9,000 का लाभ दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों यानी धान, गेहूं, दलहन, मक्का की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद की जाएगी। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस परेड का नेतृत्व महिला कमांडर कर रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी खास मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने देश को एकता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अलग संविधान बनाकर कश्मीर को देश से अलग कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर धारा 370 की जंजीरों को तोड़कर मुख्य धारा से जुड़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा है कि अगर आज कोई भारत पर आंख उठाता है तो भारत उसे घुसकर मारेगा। भारत का हर बार जवाब पहले ज्यादा बड़ा और निर्णायक होता है। ये भारत के दुश्मनों के लिए संदेश भी है। पीएम मोदी ने कहा कि हर ऐसी बात जो देश की एकता को कमजोर करती है, हर देशवासी को उससे दूर रहना है। ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। यही आज देश की जरूरत है। यही आज एकता दिवस का हर भारतीय के लिए संदेश भी है, संकल्प भी है। दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो गई है। गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 373 दर्ज किया गया, जो पिछले 3 सालों में अक्टूबर महीने का सबसे खराब स्तर है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में दिल्ली का AQI 392 पहुंचा था। गुरुवार सुबह राजधानी घने धुएं और धुएं की चादर में लिपटी नजर आई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक दिल्ली की हवा एक दिन में करीब 100 अंक और ज्यादा खराब हो गई। बुधवार को औसत AQI 279 था, जो पुअर श्रेणी में आता है, जबकि गुरुवार को हवा वेरी पुअर श्रेणी में पहुंच गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सख्त चेतावनी दी। राज ठाकरे ने कहा कि अगर सरकार ने रायगढ़, शिवनेरी और राजगढ़ जैसे ऐतिहासिक किलों पर नमो टूरिज्म सेंटर बनाने की कोशिश की तो MNS उसे तोड़ देगी। राज ठाकरे बोले, ये कोई आम जगह नहीं है, ये महाराष्ट्र की आस्था के प्रतीक हैं। जो भी यहाँ सेंटर बनाने की कोशिश करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने शिंदे पर तंज कसते हुए कहा, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कितनी चापलूसी करनी पड़ती है, शायद प्रधानमंत्री को भी इसका अंदाजा नहीं है।
राज ठाकरे ने ईवीएम और मतदाता सूची में गड़बड़ियों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि प्रोग्रामिंग से छेड़छाड़ कर चुनाव नतीजे प्रभावित किए जा रहे हैं। राज ठाकरे ने ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर भी हमला बोला। ठाकरे ने दावा किया कि प्रोग्रामिंग के जरिए चुनाव नतीजों से छेड़छाड़ की जा रही है। राज ठाकरे ने कहा कि पिछले 5 सालों से नगर निकाय चुनाव नहीं हुए, अगर चुनाव 1 साल और टल जाए तो भी पहले वोटर लिस्ट साफ की जाए, निष्पक्ष प्रक्रिया हो, हार भी मंजूर है। उन्होंने मुंबई में 1 नवंबर को विपक्ष के विरोध मार्च में बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की। ठाकरे ने कहा कि अगर आपका बॉस छुट्टी ना दे तो भी उसे साथ ले आइए, वो भी वोटर है। राज ठाकरे ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां हैं। नवी मुंबई कमिश्नर के बंगले पर 550 वोटर दर्ज हैं और 1 वोटर का पता पब्लिक टॉयलेट निकला है। बिहार के मोकामा में 30 सितंबर को जनस्वराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। दुलार चंद यादव पहले खुद भी मोकामा सीट से चुनाव लड़ चुके थे। इस बार वो प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान ही तारातर गांव में उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी मौके पर मौत हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है इस हत्या के पीछे जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का हाथ हो सकता है। हालांकि अनंत सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इस हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू है, फिर भी कुछ लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं। बिहार में आखिर कैसा शासन चल रहा है? वहीं अनंत सिंह ने इस पूरे मामले में पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की साजिश है। पश्चिम बंगाल में एक और एनआरसी आत्महत्या हुई। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के 3 दिनों के भीतर दूसरी ऐसी आत्महत्या की घटना सामने आने से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। बुधवार रात बीरभूम जिले के इलाम बाजार में 95 वर्षीय क्षितिज मजूमदार ने कथित तौर पर वोटर लिस्ट सत्यापन की आशंका से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली। टीएमसी के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की डर, विभाजन और नफरत की राजनीति का नतीजा बताया। क्षितिज मजूमदार को उनकी बेटी के घर में एक कमरे की छत से लटका हुआ पाया गया। द टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने बताया, परिवार का आरोप है कि बुजुर्ग व्यक्ति वोटर लिस्ट सत्यापन प्रक्रिया से बाहर होने के डर से गंभीर तनाव में थे। परिवार के लोगों ने खुलासा किया कि मजूमदार 2002 की वोटर लिस्ट में अपना नाम न पाकर चिंतित थे। एक रिश्तेदार ने कहा, वो अक्सर कहते थे कि 2002 की सूची में नाम ना होने से क्या उन्हें बांग्लादेश जाना पड़ेगा। इससे वो मानसिक रूप से गंभीर तनाव में थे। महाराष्ट्र सरकार ने बातचीत के बाद किसान नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों की कर्ज समस्या के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने की घोषणा की। इस कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार और मित्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी करेंगे। समिति को 6 महीने के भीतर अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान सुझाने का काम सौंपा गया है। इस मीटिंग के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी पर फैसला अगले साल 30 जून तक ले लिया जाएगा। मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को एक बड़ी घटना सामने आई। रोहित आर्या नाम के व्यक्ति ने एक स्टूडियो में 17 बच्चों और 2 लोगों को बंधक बना लिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन पुलिस मुठभेड़ में घायल रोहित आर्या की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रोहित ने इन बच्चों को वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने स्टूडियो बुलाया। इसके पास एयर गन और कुछ केमिकल भी मिले। पुलिस के पहुंचने से पहले रोहित ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसने कहा कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि बातचीत चाहता है। उसने कहा कि उसकी साधारण और नैतिक मांगे हैं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। कांग्रेस ने इस घटना पर सरकार को घेरा। मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि रोहित पहले महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट पर काम कर चुके थे और सरकार से 2 करोड़ रुपए की पेमेंट नहीं मिली थी। इसी कारण वो मानसिक तनाव में थे। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि रोहित ने बंधक बनाने की योजना क्यों बनाई और उसके पीछे कौन से कारण थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। 2025 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने फाइनल में जगह पक्की कर ली। जेमिमा रोड्रिग्स की शानदार नाबाद 127 रनों की पारी ने
भारत को 339 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने में मदद की। ये महिला वनडे इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेस है। ये मैच रोमांच की सारी हदें पार कर गया, जहां भारत ने 49 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया को स्तब्ध कर दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.